Hello students, myself Vishit Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in Government College. ज्ञानदूत 2.0 के कार्यक्रम में इसका आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने हाउस प्रॉपर्टी को कवर किया था। अब हम डेप्रीसिएशन चैप्टर को कवर करेंगे। देखिए, डेप्रीसिएशन में मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे अ, बचपन में जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो हमें डेप्रीसिएशन की रेट दी हुई होती थी। डेप्रीसिएशन 10% लगाइए, 15% लगाइए, और क्वेश्चन में जो रेट दी हुई होती थी हम उसे लगा देते थे। तब मुझे ऐसा लगता भी था कि ऐसे तो कोई भी व्यापारी ज़्यादा डेप्रीसिएशन लगा देगा, ज़्यादा खर्चा दिखा देगा, अपने प्रॉफिट्स को कम कर देगा, या कभी चाहेगा तो डेप्रीसिएशन किसी वजह से कम लगा देगा। लेकिन अब जब हम इनकम टैक्स पढ़ लेते हैं तो हमें पता लगता है कि डेप्रीसिएशन में अपना मनमाना बिहेवियर नहीं चलता। इनकम टैक्स एक्ट में साफ लिखा है कि डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, कैसे लगेगा, किन रेट से लगेगा, क्या नियम लागू होंगे। तो उसी के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रीसिएशन के क्या नियम है, उस पर आज अपन चर्चा करेंगे। चलिए सर, शुरू करते हैं। पहला नियम है कंपलसरी। देखिए, डेप्रीसिएशन लेना कोई चॉइस का विषय नहीं है कि आपकी मर्जी हो तो डेप्रीसिएशन लगाओ, आपकी नहीं मर्जी है तो डेप्रीसिएशन नहीं लगाया। डेप्रीसिएशन आपको लगाना ही पड़ेगा, इट इज़ कंपलसरी। ठीक है। इवन आईटी डिपार्टमेंट को भी डेप्रीसिएशन अलाउ करना पड़ेगा। अगर कोई एसएससी डेप्रीसिएशन क्लेम करना भूल गया है तो भी आईटी अथॉरिटीज उसे डेप्रीसिएशन अलाउ करेंगे विद करेक्ट रेट्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्वामित्व। देखिए, डेप्रीसिएशन लेने के लिए आपकी ओनरशिप होनी ज़रूरी है, दैट इज़ उस चीज़ के आप ओनर होने चाहिए हो। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपने कोई टैक्सी मंगाई, ठीक है, आपने कोई टैक्सी मंगाई, तो आप उसका डेप्रीसिएशन नहीं ले सकते। ठीक है। आपने कोई भी चीज़ रेंट पे ली तो आप उसका डेप्रीसिएशन नहीं ले सकते। डेप्रीसिएशन लेने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपके पास उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। हालांकि इसका एक अपवाद है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को अपन बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, अपन कोई चीज़ समझो किश्तों में लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, तो जब तक इंस्टॉलमेंट समझ लो पूरे नहीं हो जाते तो हम उसके ओनर नहीं बनते। तो वहाँ पे हम ओनर बनते तो नहीं है, पर हम ओनर बनना चाहते तो हैं ही हैं, इंस्टॉलमेंट तो देते ही हैं। तो वहाँ पे ऐसा है कि अभी आप ओनर नहीं हो फिर भी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो इन केस ऑफ हायर परचेज यू आर नॉट ओनर करेंटली बट यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन। तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी सब मामलों में तो अगर आप ओनर होगे तो ही आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट इज प्रयोग व्यापार के लिए किया जाए। देखिए, हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स में हम इनकम निकालते हैं बिजनेस की, तरह तरह की इनकम निकालते हैं, पर डेप्रिसिएशन बिजनेस हेड की आइटम है, क्योंकि जब हम पी एंड एल बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन को अपने पी एंड एल में लिखते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये ज़रूरी है कि असेट का यूज़ आपके बिजनेस के लिए किया जाए तो ही आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। इसे आप यूँ समझिए कि अगर आपके पास एक एसी है और अगर वो एसी आपने घर पे लगवा रखा है तो आप उसका डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। डेप्रिसिएशन तो वहाँ पे भी होता है, लेकिन आप उसे बिजनेस पी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर आपने एसी को ऑफिस में लगा रखा है या एज ए कूलिंग इक्विपमेंट अपने अपने प्लांट में लगा रखा है, तो वहाँ पे आप अपना डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो इसीलिए मतलब डेप्रिसिएशन की 3 कंडीशन है उसमें। एक कंडीशन तो ये है कि आप उसके ओनर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट कहें तो ये है कि आप उसका बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे, ये साबित होना चाहिए कि उस असेट्स का यूज़ बिजनेस के लिए हो रहा है। ठीक है सर, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन जो आपको मिलेगा वो ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्लांट है, प्लांट ए, ठीक है, और फिर आपके पास एक प्लांट है बी। तो आपको इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, और ये जो इसकी ब्लॉक वैल्यू बनेगी
उस ब्लॉक वैल्यू पे आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। वो अभी अपन कैलकुलेशंस करेंगे तो अपन समझ पाएंगे कि ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन कैसे मिलता है। ठीक है सर। देखिए अब आप ब्लॉक कैसे बनाएंगे, तो ब्लॉक के लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका वर्ष है, मान लेते हैं कि वो 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ और उस समय आपके पास कोई असेट है से 50,000 की। फिर आपने इस साल में, इस साल यानी 2021 में आपने कोई असेट को परचेज़ किया और ये आपने परचेज़ किया मान लीजिए 2 लाख का। तो आपको इसको परचेज़ ऐड कर देना है। परचेज़ ऐड करने के बाद आपका फिगर हो गया 2.5 लाख। इसमें से आपने जो भी लेस सेल किया वो आपको लेस कर देना है। सपोज करो आपने इसमें से 1.5 लाख रुपए का असेट को सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास 1 लाख बचा। तो आप जब डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे ना, तो आपको डेप्रिसिएशन इस 1 लाख रुपए में निकालना है। तो ये जो होता है ना प्लस माइनस, इसे अपन बोलते हैं ब्लॉक कॉन्सेप्ट। क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग WDV लिखना है, उसके बाद जो परचेज किया उसे ऐड करना है, ठीक है, उसकी कॉस्ट वैल्यू पे, और सेल किया उसको उसके सेलिंग प्राइस पे लेस करना है। हो सकता है कि आपने जो बुक सेल की हो वो 80,000 की हो, लेकिन अगर आपने उसे 1 लाख में सेल किया तो आपको उसे 1 लाख, या अगर जैसे मैंने इसमें 1.5 लाख लिखा है तो सपोज 80,000 की असेट थी और आपने उसे 1.5 लाख पे सेल किया है, तो आपको यहाँ पे 1.5 लाख लिखना है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको सेलिंग प्राइस लिखना है। और यहीं आके इनकम टैक्स कैलकुलेशन अकाउंट्स की कैलकुलेशन से अलग हो जाती है। तो आपने जितने रुपए पे उसे बेचा है आपको उसे उतने रुपए से लेस करना है, और फिर जो बची हुई वैल्यू है उसी पे आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। और ये प्लस माइनस होने को ही ब्लॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि सपोज करो कि आपने परचेज किया मान लीजिए नवंबर के महीने में, और सेल उससे पहले आप कर चुके थे मान लीजिए अक्टूबर के महीने में, तो भी आपको जब फॉर्मेट बनाना है, जब भी फॉर्मेट बनाना है तो परचेज पहले लिखना है और सेल बाद में लिखना है। ठीक है, ऑलवेज परचेज पहले आएगा और सेल उसके बाद आएगा। नेक्स्ट, यदि किसी ब्लॉक में एक ही असेट हो और उसे बेच दिया जाए तो ब्लॉक खत्म हो जाएगा और उसी समय STCG उत्पन्न हो जाएगा, या STCL भी हो सकता है, और फिर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए कि आपके पास एक कार है, एक कार थी और वो 80,000 रुपये की उसकी बुक वैल्यू थी। ठीक है, 80,000 उसकी बुक वैल्यू थी, और आपने इस साल कोई कार परचेज नहीं की, और बल्कि साल अंत आते आते आपने इस कार को बेच दिया, और मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए में बेच दिया। तो अब आपको 20,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। 20,000 का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर बाय द वे आपने इसे 60,000 में बेचा होता तो आपको सस्ते में बेचने की वजह से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता। पर यूँ समझिए कि अगर आपके पास सिंगल असेट है, अगर आपके पास एक ही असेट है और आप उसे बेच देते हो, तो लॉजिकली समझ लो कि आपके पास असेट है ही कहाँ, असेट है ही नहीं। तो अब आपको इस साल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। नियम क्या हुआ कि अगर आपके पास एक असेट थी और आप उसे बेच देते हो, बेचने से हो सकता है प्रॉफिट हो, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, और सस्ते में बेचोगे तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहेंगे। लेकिन फिर आपको उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक और भी चीज़ कंडीशन हो सकती है कि सपोज आपके पास एक असेट है, जैसे मान लीजिए आपका 2 कार है। ठीक है, 2 कार है और उन दोनों कारों की कंबाइंड वैल्यू, जैसे सपोज करो एक कार तो है 1 लाख रुपए की और एक कार है 50,000 की, और दोनों कारें मिला के हैं 1.5 लाख की। अब इसमें आपने से दो में से एक कार को आपने सेल कर दिया, लेकिन आपको उसके अच्छे दाम मिले, अनएक्सपेक्टेडली आपको 2 लाख रुपए मिल गए। तो अब यहाँ पे आप देखो कि आपने एक कार को बेची, तो लॉजिकली आप क्या बोलेंगे कि आपके पास एक कार तो बची है, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो ब्लॉक है वो नेगेटिव हो गया है। देखिए वापस सुनिए, आपके पास 2 कार है जिनकी कंबाइंड वैल्यू 1.5 लाख है। आपने उसमें से एक ही कार बेची और एक कार आपके पास बची है, लेकिन जो कार आपने बेची उसे चूंकि आपने 2 लाख में बेचा है, उसकी वजह से आपका जो ब्लॉक वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ब्लॉक वैल्यू नेगेटिव होते हुए आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता।
तो डेप्रिसिएशन कब नहीं मिलता? दो कंडीशन में डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। अगर आपके पास सिंगल एसेट थी, अगर आपके पास सिंगल एसेट थी और वो आपने सेल कर दी, जब भी आप सिंगल एसेट्स को सेल करेंगे तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका जो ब्लॉक है, अगर आपका जो ब्लॉक है वो नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट है कि अगर कोई एसेट प्रीवियस ईयर में हमारे पास 180 दिन से कम रही हो तो उस पर नॉर्मल रेट से आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा। देखिए अभी मैं आपको डेप्रिसिएशन के रेट्स बताऊंगा। आप यूँ समझिए कि 1 अप्रैल 2020 को आपका वर्ष शुरू होता है और 31 मार्च 2021 को आपका वर्ष खत्म होता है। मान लीजिए ये आपका ईयर है, अप्रैल 20 टू मार्च 21। अब अगर आपने एसेट को सपोज कर लीजिए जून में खरीदा, तो आपने करीबन एसेट्स को 10-11 महीने अपने पास रखा, तो अपने को चेक क्या करना है 180 डेज कि हमने एसेट को 180 डेज अपने पास रखा कि नहीं रखा। ठीक है, 180 डेज का आपको कंडीशन ध्यान रखना है कि इतना टाइम हमने उसे अपने पास रखा कि नहीं रखा। अब यहाँ से गिनोगे तो इसके 180 डेज पूरे हो गए तो आपको पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता है कि अगर अपन ने किसी एसेट्स को 10 महीने होल्ड किया तो आपको 10 महीने का डेप्रिसिएशन मिलेगा, ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में दो चीज़ें चलती है, या तो डेप्रिसिएशन होता है फुल या डेप्रिसिएशन होता है हाफ। हाफ कब होता है? अगर आपने एसेट को 180 डेज से कम यूज़ किया, लेस देन 180 डेज, तो फिर आपको आधी रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है सर, चलिए। अच्छा, जब आप ब्लॉक बनाएंगे, जब आप ब्लॉक बनाएंगे यानी अपन ब्लॉक बनाने का मतलब आप समझ गए ना, परचेज को अपन प्लस करते हैं और सेल को अपन माइनस करते हैं। तो नीचे की तरफ जो एसेट बचेंगे, नीचे की तरफ जो एसेट बचेंगे ना, उसमें से पहले अपन मानेंगे ये नया एसेट है और फिर बाकी बचे हुए एसेट्स के लिए अपन मानेंगे ओल्ड एसेट्स है। यानी नीचे जो आपके पास प्लस माइनस के बाद वैल्यू बचती है, फर्स्ट इट इज अज्यूम्ड इट इज आउट ऑफ न्यू परचेज एंड बैलेंस एसेट्स इफ एनी, तो उसे हम मानते हैं इट इज आउट ऑफ ओल्ड प्लॉट। चलिए, देखिए प्रोडक्शन को मोटिवेट करने के लिए या लोग एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये बनाया है नियम कि जो आपके पास प्लांट होता है उस प्लांट पे आप 15% जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो तो ले ही सकते हो, अदर देन दैट आप 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन भी ले सकते हैं। प्लांट पे अपन 15% डेप्रिसिएशन लगाते ही हैं, और आपने अगर नया प्लांट खरीदा है अपनी फैक्ट्री के लिए तो आप 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। यानी उस खरीदी वाले वर्ष में एक तरह से आपको 35% डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है सर, केवल ये प्लांट पे है। और इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि प्लांट की आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिले, इसके लिए आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होने चाहिए। आपके पास एक फैक्ट्री होनी चाहिए, एक प्लांट होना चाहिए जहां आप उत्पादन कार्य करते हो। ये अगर साबित होता है तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से जो आप प्लांट खरीदेंगे वो नया होना चाहिए। अगर आपने सेकेंड हैंड प्लांट खरीदा तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, फिर आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही मिलेगा। इसी तरह से अगर आपने बिल्डिंग को खरीदा, फर्नीचर खरीदा या ऑफिस के लिए कोई इक्विपमेंट खरीदा या रोड पे चलने वाली कोई गाड़ी, ट्रक, ट्रेलर, कार खरीदी, तो उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल प्लांट के लिए मिलता है। इसके बाद कुछ बातें और भी हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि उसे प्रीवियस ईयर 2021 में खरीदते हैं, इस साल खरीदते हैं, तो आपको उसे होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप उसे सेल कर देते हो, दैट इज़ नया एसेट खरीदा, नया प्लांट खरीदा और आपने उसे बेच दिया, तो फिर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आपने नया प्लांट तो खरीदा लेकिन आपने उसे 180 डेज़ यूज़ नहीं किया, तो फिर आपको नॉर्मल रेट से आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो सपोज़ कीजिए कि आपने कोई प्लांट नवंबर के महीने में खरीदा, तो और उसे आपने यूज़ कब किया? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी करीबन आपने उसे 152 दिन यूज़ किया। 152 दिन यूज़ करने का मतलब है आपने उसे 180 दिन से कम यूज़ किया। तो अब आपने उसे कम यूज़ किया तो क्वेश्चन में जो 15% की रेट होती है नॉर्मल वाली, उसकी जगह रेट हो जाएगी 7.5%, और जो 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन आप मांग रहे हो
उसकी जगह रेट हो जाएगी 10%। तो 180 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आपको असेट को 180 दिन यूज़ करना पड़ता है कम से कम। अगर नहीं यूज़ कर पाते तो फिर रेटें आपकी आधी हो जाती है। इसके बाद पहले पुराने टाइम में नियम होता था कि प्लांट लगाने से आपकी कैपेसिटी में इतना परसेंट बढ़ोतरी होना ज़रूरी है, लेकिन अब ये नियम हटा दिया गया है। अब आप प्लांट खरीदिए, आपकी कैपेसिटी कितना परसेंट इंक्रीज़ होती है या नहीं होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको नया प्लांट खरीदते ही और इन कंडीशंस को पूरा करते ही एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। ठीक है सर। अब बहुत अपन इम्पॉर्टेंट टेबल पे आ गए हैं। ये रेट्स हैं सर। आपके साथ क्वेश्चन दो तरह का हो सकता है आपको रेट्स गिवन हो एग्ज़ाम हॉल में, आपको असेट का रेट गिवन हो, पर इसके चांस कम है। होता तो यही है कि आपको रेट्स याद करके जानी पड़ती है। ये रेट इनकम टैक्स कानून के हिसाब से है, साल दर साल वही भी रह सकती है, चेंज भी होती रहती है। तो इस साल के लिए जो रेट है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जो रेट्स हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, ऐसे बिल्डिंग जो बेसिकली रहने के लिए काम में आते हैं, मतलब ऐसे बिल्डिंग जिसमें आपका स्टाफ मान लीजिए रहता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या रेजिडेंशियल टाउनशिप है, तो वहाँ पे 5% डेप्रिसिएशन मिलेगा। 5% डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है सर। और ऐसे बिल्डिंग जो मुख्यतः रहने में नहीं आते, जैसे ऑफिस हुआ, गोडाउन हुआ, शॉप हुआ, तो उस पर 10% की रेट है। तो कभी आप सोचेंगे कि आपका दुकान है और दुकान की डेप्रिसिएशन रेट क्या है, 10%, गोडाउन की 10%, शोरूम की 10%, और जो रहने के लिए क्वार्टर वगैरह होते हैं उसकी होती है 5%। जो होटल और हॉस्टल्स होते हैं, ठीक है, तो हॉस्टल और हॉस्टल्स का एक तरह से कमर्शियल यूज़ होता है। तो अगर आप होटल ओनर हैं या हॉस्टल रन करते हैं तो आप अपनी बुक वैल्यू का 10% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास फर्नीचर है तो आप उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। फर्नीचर की रेट हमेशा से यही रही है, बहुत ही पॉपुलर और इजी रेट है। फर्नीचर पे आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। प्लांट एंड मशीन की जो जनरली रेट होती है वो 15% होती है। जो कार होती है उसे भी प्लांट कैटेगरी में रखते हैं और 15% डेप्रिसिएशन होता है। जो एयर कंडीशनर होता है ऑफिस वगैरह में, उस पर भी 15% है। और जो टाइपराइटर वगैरह है तो उस पर भी 15% की रेट है। तो प्लांट एंड मशीन की रेट 15% होती है। इसके बाद है पानी में चलने वाले जहाज और नौकाएं। तो जो शिप, बोट्स और वैसल्स या यॉट्स होती हैं उस पर 20% डेप्रिसिएशन है। के बाद है ऐसी कारें, मोटर बसें या मोटर वैन जो टैक्सी के रूप में यूज़ होती हैं। तो देखिए, आपका कार होगी मान लीजिए, तो कार या तो आप ऑफिस के लिए यूज़ करोगे या उसे एज अ टैक्सी या कैब की तरह यूज़ करोगे। तो नॉर्मल यूज़ करोगे तो 15%, और आप उसे टैक्सी की तरह रगड़ोगे तो 30%। ऑब्वियसली बात है, लॉजिकल भी है। अगर आप उसे टैक्सी की तरफ ज़्यादा चलाओगे तो उसमें वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा, उसमें टूट फूट ज़्यादा होगी, तो तब आपको डेप्रिसिएशन जो अलाउ होगा वो 30% मिलेगा। ठीक है। तो कार तो है, बट कार का इस्तेमाल कैसे है उस पर फिर डेप्रिसिएशन का रेट निर्भर करता है। इसके बाद है मोल्ड यानी सांचे। मोल्ड्स यूज बाय रबर एंड प्लास्टिक फैक्ट्री, उसके लिए 30% की रेट है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, स्कैनर, इस पर 40% की रेट है। तो पहले कंप्यूटर की रेट अलग होती थी, अभी 40% कर दी है। तो चाहे कंप्यूटर खरीदो, चाहे उसका सॉफ्टवेयर खरीदो, तो प्रिंटर हो, स्कैनर हो, जो उसके एसेसरीज होते हैं, तो 40% डेप्रिसिएशन है। शक्ति बनाने और शक्ति बचाने वाले संयंत्र, तो ऐसे प्लांट जो कहीं एनर्जी सेवर है या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो 40% डेप्रिसिएशन है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण से मुक्त करने वाले, तो जो ये नॉइज़ को, या नॉइज़ को क्या कहें, पॉल्यूशन को फ्री करने वाले, पॉल्यूशन फ्री इक्विपमेंट होते हैं, उन पे आपको 40% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आपके पास कमर्शियल व्हीकल है, जो गुड्स कैरिंग व्हीकल है, जैसे आपका ट्रक है, ट्रेलर है, कोई टाटा 460 टाइप गाड़ी है जिसमें आप माल इधर से उधर ले जाते हो, तो 40% डेप्रिसिएशन आपको मिलता है। बुक्स में भी अब, पहले बहुत एम्बिग्यूटी थी। पहले बुक्स में कई तरह के नियम थे कि बुक्स को प्रोफेशनल यूज़ करेगा तो क्या होगा, नॉन प्रोफेशनल यूज़ करेगा तो क्या होगा, या कहें कि बुक्स को किराए पे देंगे तो क्या होगा, बुक्स एनुअल पब्लिकेशन की है तो क्या होगा। अब इन सारे लफड़ों को ख़त्म कर दिया गया है। अब सिंपल नियम है कि बुक्स में आपको 40% डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो आप देखिए, बुक्स एनुअल पब्लिकेशन वाली हों तो 40% है, प्रोफेशनल पर्सन यूज़ करेंगे नीचे तो भी 40% है, नॉन प्रोफेशनल यूज़ करेंगे तो भी 40% है।
इवन ऐसी व्यक्ति जो बुक्स को किराए पर चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, वो भी 40% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इसके बाद है एरोप्लेन एंड एयर इंजन्स, तो जो हवाई जहाज और उनके इंजन्स होते हैं तो 40% की रेट है। इसके बाद जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है या जो मेडिकल की लाइन में काम आते हैं इक्विपमेंट, वो भी 40% है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं सबके पीछे लॉजिक है। अब देखिए मेडिकल में जो इक्विपमेंट काम आते हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्यों आए दिन तो कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह में लगा रहता है, तो बहुत ज़्यादा उनकी खपत होती है। अगर ऐसा कोई एसेट्स है जो कमर्शियल यूज़ का है तो उसका खपत ज़्यादा होता है, तो जिनका कंजम्पशन या खपत ज़्यादा होता है उनका रेट भी हायर रखा गया है। ठीक है, तो मतलब ये लॉजिकली सेट है, ऐसा नहीं कि तुक्के पे सेट किया है। तो अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे तो आप रेट का भी थोड़ा बेटर अंदाज़ा लगा पाएंगे। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप लॉजिक से उसको समझ पाएंगे। ऐसे भवन जो जल शुद्धि योजना, वाटर प्योरिफिकेशन स्कीम, यानी कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का मेन पर्पस है वाटर प्योरिफिकेशन, तो वो 40% के क्राइटेरिया में आएगा। इसी तरह से अगर कोई लकड़ी का बना हुआ मकान है या कोई टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है तो उस पर भी 40% डेप्रिसिएशन को मिलेगा। इसी प्रकार से जो आटा मिल होती हैं, स्टील इंडस्ट्री होती है या शुगर मिल होती है, उसमें जो रोलर्स यूज़ होते हैं उसमें भी 40% की रेट है। या आजकल सिनेमेटोग्राफी का बड़ा फैशन है, या स्टूडियो लाइट्स, स्टूडियो बल्ब्स, उन सब पे आपको 40% डेप्रिसिएशन मिलेगा। और ग्लास और प्लास्टिक के रीफिलेबल कंटेनर्स जो होंगे उस पर भी रेट 40%। तो 40% में बहुत सारी असेट्स आती हैं। एक ही खास तरह का नियम है, नया आया है, कि अगर आपके पास मोटर बस है, मोटर लॉरी है, मोटर टैक्सी है और उसे आप किराए पर देते हैं तो 45% का रेट है। लेकिन सब्जेक्ट टू कि आपने उसे 23 अगस्त 2019 से लगाकर अप्रैल 2020 के बीच में खरीदा हो। तो इन इन 10-12 महीनों, 8-10 महीनों में अगर आपने किसी असेट्स को खरीदा है, जो मोटर बस है, मोटर लॉरी है या मोटर टैक्सी है, और उसे आप किराए पर देते हैं तो 45% डेप्रिसिएशन दिया गया है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास इंटेंजिबल असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स सच एज पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, तो इस पे 25% रेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स कोई सा भी हो, 25% का रेट है। ठीक है, तो ये रेट्स आपको याद करनी है। आप पहले वीडियो को रिकैप करके 5 मिनट वापस सुन लीजिए, एक बार 2 बार सुनेंगे, उनका लॉजिक इस्टेब्लिश करेंगे तो आपको रेट्स याद हो जाएगी। चलिए, उसके बाद है कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। हम डेप्रिसिएशन के बारे में उसके राउंड राउंड बातें कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, लाइव स्टॉक, लैंड, गुडविल, इन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, लाइव स्टॉक की भी डेथ होती है, लेकिन उनका डेप्रिसिएशन हम नहीं लगाते। ठीक है, इनकम टैक्स उनका डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करता। इसी तरह से आपके पास जो करंट एसेट्स होती है, जैसे सच एज कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बीआर, इन पे भी डेप्रिसिएशन नहीं होता। खैर ये तो हमें वैसे भी पता है, क्योंकि करंट एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है। डेप्रिसिएशन होता है हमेशा से, हम अच्छे से जानते हैं कि डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड असेट पे होता है। और फिक्स्ड एसेट दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल की तो हमने बात करी, 25% की रेट है इसके ऊपर। और टेंजिबल में जैसा एसेट होगा, ठीक है, आपने कौन कौन सा एसेट सुना? आपने सुना बिल्डिंग के बारे में, आपने प्लांट सुना, फर्नीचर सुना, और तरह तरह के एसेट आपने सुने। इन सब के रेट्स आपको याद करके जाने हैं। और करंट एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इसके बाद है कि अगर आपको ज़मीन की कीमत और जो स्ट्रक्चर होता है उसकी कीमत अलग अलग पता नहीं हो, तो फिर आपको टोटल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है। यानी अगर आपको पता है कि ज़मीन है 10 लाख की और उसके ऊपर ढांचा है 20 लाख का, अगर आपको ऐसा पता है तो आपको 20 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी और आपने 30 लाख में खरीदी, यू डोंट नो अबाउट द हाउ मच वैल्यू ऑफ लैंड एंड हाउ मच वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो फिर आपको 30 लाख पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। पूरा डेप्रिसिएशन आपको फुल वैल्यू पे मिलेगा, कंबाइंड वैल्यू पे। एक बात आप याद कर सकें तो, आटा मिल का जो प्लांट होता है, आटा मिल में जो प्लांट होता है उस पर 15% की रेट है, और उसके जो रोलर्स होते हैं उसकी रेट 40%। तो प्लांट की रेट अलग है, रोलर्स की रेट अलग है, ठीक, 15%। इसके बाद है जैसे कुआं, नाली, सड़कें, पुल, ये सब बिल्डिंग में कवर होते हैं, अर्थात 10% डेप्रिसिएशन। तो आपकी अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें कुआं है, कोई नाली आपने बनवाई, कोई सड़क आपने इंटीरियर बनवाई, ठीक है, तो ये सब बिल्डिंग के डेफिनेशन में कवर होते हैं और इन सब की रेट 10% कैटेगरी में आएगी। और
देखिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई असेट आपने प्रीवियस ईयर 2021 में खरीदी, और इसे मैं समझा ही देता हूँ आपको। अगर आपने किसी असेट को प्रीवियस ईयर 2021 में खरीदा और आपने उसे यूज़ किया, पर 180 दिन से आपने उसे कम यूज़ किया, तो आपको आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई असेट्स को प्रीवियस ईयर 2021 से पहले ही खरीद लिया था, सपोज आपने उसे 1920 में खरीद लिया था, आपने उसे अपने प्रीवियस ईयर से पहले खरीद लिया था, और फिर आपने उसे 2021 में यूज़ किया और आपने उसे 180 दिन से कम यूज़ किया, तो आपको फुल रेट डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो आप कहेंगे कि सर इसमें भी 180 डेज से कम है, इसमें भी 180 डेज से कम है, पर इसमें आप आधा बोल रहे हो, इसमें आप फुल बोल रहे हो। तो मैंने कहा ना, अगर हमने असेट को समझो प्रीवियस ईयर में ही खरीदा है, प्रीवियस ईयर में ही यूज़ किया है, पर 180 डेज से कम यूज़ किया है, तो आधी रेट होगी। लेकिन अगर हमने असेट को प्रीवियस ईयर से पहले ही खरीद लिया था, ये बहुत एक्सेप्शनल रूल है कि अगर हमने किसी असेट्स को प्रीवियस ईयर से पहले ही खरीद लिया था और फिर इसे अपन ने इस साल यूज़ किया अपने प्रीवियस ईयर में और 180 दिन से कम यूज़ किया, तो आपको पूरी रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये थोड़ा कंडीशनल हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन के बारे में आपने बातें सुनी, और अब मैं आपको एक आध बात और बता दूं, 1 मिनट, कि एक होता है आपका टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट अकाउंट। अगर आप चाय बना रहे हैं, चाय उगाते हैं, कॉफ़ी उगाते हैं, रबर उगाते हैं, तो आपके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। आपको फिर डेप्रिसिएशन जो मिलता है, आपको कुछ और डिडक्शंस भी मिलेंगी। तो क्या है सर, अम, आप जितना भी कमाओगे उसका 40% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसे अपन एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपने मान लीजिए कि चाय का बिजनेस किया, उगाया और 10 लाख रुपए कमाया, तो आपका 10 लाख रुपए में से 40% यानी आपका 4 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मज़े करो, 4 लाख आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको ये राशि एक नेशनल बैंक में अकाउंट खुला के जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने कहा कि सर मैंने इस अकाउंट में अगर 3 लाख जमा कराया, तो फिर आपको डिडक्शन 3 लाख की मिलेगी। अगर आप इस अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा कराएंगे, डिडक्शन आपको 4 लाख की मिलेगी। यानी आपकी जो डिडक्शन है वो 40% से ज़्यादा नहीं होगी, और 40% भी तब होगी जब आप वो पैसा बैंक में जमा करा देंगे, एक नेशनल बैंक में अकाउंट खुला के पैसा जमा करा देंगे, ठीक है। अ, मान लो, इसमें मैं एक और कहानी बताता हूँ। मान लो आपने नियम का फॉलो किया और आपको 4 लाख का रिबेट मिल गया, 4 लाख का डिडक्शन मिल गया, है ना। 33AB सेक्शन से ये डिडक्शन होता है। अब आपके पास 6 लाख बचा है, ठीक है। 6 लाख में से फर्दर क्या होगा कि इस 6 लाख में से फर्दर 60% को तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, और केवल 40% को आपकी बिजनेस इनकम माना जाएगा। मतलब बहुत ही कम टैक्स लगता है। अगर आप ध्यान दें, आपने 10 लाख कमाया, 4 लाख तो पहले ही माफ़ हो गए, फिर बाकी जो इनकम बची उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। वो भी आप मानिए कि टैक्स फ्री होती है, हालांकि एक स्पेशल तरीके से कैलकुलेशन होती है, बट प्राइमा फेसी वो आपको लगेगा कि वो टैक्स फ्री होगी। तो आपकी जो इनकम बचेगी उसका 60% पार्ट एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा और 40% पार्ट आपका बिजनेस इनकम में जाएगा। तो आपको दोनों नियम ध्यान रखने हैं, डिडक्शन का नियम और उसके बाद उसका जो सेग्रीगेशन होता है उसका नियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा लिखा हुआ ही है। इसके बाद अगर बाय द वे आपने चाय कॉफ़ी उगाया और अगर आपको नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो आप वैसे ही माइनस में चल रहे हो, तो फिर आपको किसी भी तरह की डिडक्शन की ना तो ज़रूरत है ना मिलेगी, ठीक है। और ये जो बैंक में जमा कराने की बात है वो आपको रिटर्न फाइल करने तक जमा कराने होते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आपका प्रीवियस ईयर है, वो 31 मार्च 2021 को समाप्त होता है, तो रिटर्न जनरली अपने को जुलाई में भरना पड़ता है, और कंपनी एसएससी जो होते हैं उनको रिटर्न सितंबर में भरना पड़ता है। तो अकाउंट में जमा कराना है, लेकिन ये काम आपको इन तारीखों से पहले कर देना है। जो आईटीआर फाइल करने की तारीखें होती हैं उनसे पहले आपको ये काम कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में लगे हुए हों, तो आपको 20% का नियम है। जैसे चाय कॉफ़ी रबर में आपका 40% का नियम है,
तो अगर आप पेट्रोलियम गैस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने में लगे हुए हैं तो 20% आपके प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वही है कि आपको पैसा खाते में जमा कराना पड़ेगा। एक नियम और है कि अगर आपने कोई मशीन गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में बनाई है, ठीक है, या किसी इंडियन साइंटिस्ट ने बनाई है, या किसी इंडियन यूनिवर्सिटी ने उस मशीन को इजाद किया है, तो फिर आपको 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो अगेन ये इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन कल्चर को मोटिवेट करने के लिए है कि आपको हायर रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा अगर प्लांट का निर्माण इन लोगों ने या इन संस्थाओं ने किया हो तो, ठीक है। अब बस अपन इस टॉपिक की लास्ट चीज़ पे आ गए हैं। एक 5 मिनट का वीडियो और है कि जो पावर जनरेशन संस्थाएं होती हैं, जैसे जो बिजली बनाने वाली कंपनी होती हैं, उनको ये वरदान मिला हुआ है कि वो चाहे तो WDV मेथड की जगह स्ट्रेट लाइन मेथड अपना सकते हैं। इनकम टैक्स में बता दूं, ये इनफैक्ट मुझे पहले बताना चाहिए था। इनकम टैक्स जो अलाउ करता है वो आपके WDV मेथड को अलाउ करता है। स्ट्रेट लाइन मेथड आपने बचपन में सुना होगा, लेकिन वो अलाउ नहीं होता। केवल पावर जनरेशन कंपनीज को स्ट्रेट लाइन मेथड अलाउ किया गया है, ठीक है। अब यूँ समझिए कि आपने किसी पावर जनरेशन संस्थाओं की बात चल रही है, और यूँ समझिए कि आपके पास कोई असेट थी 100 रुपये की, ठीक है, और 100 रुपये में आप उसके ऊपर 30 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा चुके थे, और उसकी वैल्यू बची थी 70 रुपये, ठीक है। इस 70 रुपये को आप रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते हो, या इसे आप बुक वैल्यू भी बोलते हो। अब यहाँ से मैं 3 कंडीशन लेता हूँ, और यही 3 नियम आपको समझने हैं। हो सकता है आपके 70 रुपये के एसेट्स को हो और आपने उसे 50 रुपये में बेचा, ठीक है, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। इसे अपन लॉस कहेंगे, 20 रुपये का लॉस होगा, और इसे हम नाम देंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ये जो लॉस होगा उसे हम नाम देंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और वो कहाँ जाएगा? आपके P&L के अंदर जाएगा। सपोज करो 70 वाली चीज़ को आपने 80 रुपये में बेचा, 70 की एसेट थी पर आपने 80 में बेचा, तो क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट को नाम देंगे बैलेंसिंग चार्ज। इस प्रॉफिट को बैलेंसिंग चार्ज कहा जाएगा, और ये प्रॉफिट है और क्रेडिट होगा। लेकिन सपोज करो आपने 70 की एसेट्स को 110 में बेचा, ठीक है, तब आप कहेंगे प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल सही सर, आपको प्रॉफिट हुआ 40 रुपये का, लेकिन इस 40 रुपये के प्रॉफिट के 2 हिस्से किए जाएंगे। देखो, आपकी जो कॉस्ट है वो है 100 रुपया, और 100 वाली चीज़ को आपने 110 रुपये में बेचा, तो ये जो 10 रुपये का प्रॉफिट है, इस 10 रुपये के प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट कहा जाएगा। वापस सुन लीजिए, 100 रुपये की कॉस्ट है, 110 में बेचा, तो ये जो 10 रुपये का गैप है इसे अपन कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे, और बाकी का जो प्रॉफिट है इसे अपन बैलेंसिंग चार्ज कहेंगे। तो यानी जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है अप टू डेप्रिसिएशन से हम बैलेंसिंग चार्ज कहते हैं ना। और जो ओवर एंड अबव द कॉस्ट होता है, जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट से जितना ज़्यादा होता है, उसे अपन कहें कि कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। तो बस यही था सर, ये पहला नियम था। मैं नियम पढ़ के सुना देता हूँ, मैंने समझा तो दिए कि अगर आपकी सेल वैल्यू WDV से कम है तो आपने नुकसान खाया है, तो लॉस होगा, और इस लॉस को हम नाम देंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और आप उसे बिजनेस प्रोफेशन हेड में दिखा सकते हैं। और अगर आपकी सेल वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट कहलाएगा, बैलेंसिंग चार्ज कहलाएगा, और BP हेड में जाएगा। और अगर आपने सेल वैल्यू कॉस्ट वैल्यू से भी ज़्यादा है तो फिर इस डिफरेंस को कैपिटल प्रॉफिट कहा जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप अपना टोटल प्रॉफिट निकाल लेना, और टोटल प्रॉफिट के फिर 2 हिस्से हो जाएंगे, इसमें से कैपिटल प्रॉफिट अलग हो जाएगा और बिजनेस प्रॉफिट अलग हो जाएगा। तो सर थैंक यू वेरी मच पेशेंसली सुन पाने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और भी वीडियोस इस पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उनको देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।